हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 8 का इंग्लिश शिफ्ट का पेपर और इसमें आज हम करेंगे सेक्शन बी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसमें। सेक्शन बी में बच्चों आपको दो सवाल देखने को मिलते हैं। पहला, फॉस्फोरस को जल में संचित रखा जाता है और वायु में नहीं, क्यों? वाई इज फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर एंड नॉट एक्सपोज टू एयर? तो फॉस्फोरस क्या है, जब एयर में रखा गया जाएगा तो क्या करता है, वो एयर के साथ रिएक्ट कर करके आग लगना शुरू हो जाता है उसमें। इसी वजह से उसे एयर में रख करके पानी में स्टोर किया जाता है बच्चों। फिर अगर दूसरा पार्ट देखें इसका हम, तो क्या कहता है बच्चों, सोडियम को मिट्टी के तल में तेल में संचित रखा जाता है, जल एवं वायु में नहीं, क्यों? वाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल नॉट इन वाटर और एयर? तो होता इसमें भी एक कुछ कुछ ऐसे ही होता क्या है कि वाटर और ऑक्सीजन में यानी कि एयर में वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है उसमें। इसी वजह से उसे किसमें रखा जाता है बच्चों, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। दो छड़ ए एवं बी समान भार एवं लंबाई किंतु असमान मोटाई की हैं, जिनमें रेत की सतह पर सीधा रखा गया है। कौन सी छड़ रेत में पहले धंसेगी? यानी two rods A and B having same weight and equal length have different thickness. They are held vertically on the sand surface. Which one of them will sink in sand first? Explain. तो इससे बच्चों देखने पे ही हमें पता चल रहा है कि ए वाली पहले धंसेगी, क्योंकि उसका एरिया क्या है, एरिया कम हो गया है, जिस वजह से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया बच्चों। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों ही भागों में आपको चित्र बनाने का और चित्र पहचानने का काम दिया हुआ है। पहले भाग में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ वायरस, एक विषाणु का चित्र बनाए, तो आप विषाणु का चित्र बना सकते हैं। दूसरे में क्या दिया है, निम्न चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स। तो पहला इसमें एस्परजिलस, दूसरा है क्लेमिडोमोनास। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों नाम आपको लिखने थे इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर जैसा ही है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। क्या कहता है, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखने से कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है। लेमन पिकल्स गेट स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम इफ इट इज केप्ट इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। वाई? तो होता क्या है, लेमन जो है वो क्या है, एसिडिक है नेचर का होता है, और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल का है। तो वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, यानी कि एसिड और बेस का, एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है, जिस वजह से साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और बेसिकली अगर सीधी भाषा में कहें, इन दोनों को जब एक साथ रखा जाता है तो अचार खराब हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस वजह से इन्हें साथ में नहीं रखना चाहिए। फिर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दो पार्ट में दिया हुआ है, पहला भाग देखते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे? हाउ विल यू प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम न्यूट्रॉन को जला सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो MgO2 बन जाएगा। और जो उसकी राख बनेगी उसे वाटर में मिला करके बच्चों उस पर टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट। तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, तो हम ये बेसिक नेचर या क्षारीय प्रकृति सिद्ध कर सकते हैं। फिर धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप कैसे सिद्ध करेंगे? हाउ विल यू प्रूव दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर? तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर गैस बनेगी, और सल्फर गैस को अगर हम डिजोल्व कर दें पानी में तो HCl जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बन जाएगा बच्चों। ठीक है, H2SO4 बन जाएगा, जो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, यानी नीले को रेड में बदल देगा, लाल में बदल देगा बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, पहला भाग देखते हैं इसका। यानी कार के इंजन को बंद कर देने पर वह कुछ समय बाद रुक जाती है, कारण बताइए। कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, क्यों? रीजन बच्चों, तो ऐसा किस लिए होता है, घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है बच्चों। इतना सा इसका आंसर है बेसिक। अगर समझाना चाहो तो इंजन जो काम कर रहा है वो काम करना बंद कर चुका है, इस वजह से घर्षण बल लग जाता है उसमें और वो रुक जाता है बच्चों। फिर है संपर्क बल का एक ऐसा उदाहरण और उसका प्रभाव दीजिए जो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट्स इफेक्ट दैट एक्ट्स ऑन दी ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी बच्चों आपको इसका एग्जांपल देना है, घर्षण बल का ही एग्जांपल देना है और इसका इफेक्ट बताना है, जो कि आप ऊपर वाले का के आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। फिर है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के भी दो भाग है बच्चों। पहला भाग है,
विस्थापन अभिक्रिया को पूरा कीजिए और अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का कारण लिखिए। कंप्लीट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव द रीजन ऑफ इट्स कलर चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट जिंक का रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो नीला कलर था किसका, कॉपर का, कॉपर सल्फेट का, वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो रेड हो जाएगा और ये ब्राउन हो जाएगा। यानी जिंक सल्फेट रेड और ये कॉपर ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये करना है बच्चों आपको, यानी ये हो जाएगा ZnSO4 और ZnCu निकल जाएगा आपका। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकते, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो ही कम अभिक्रियाशील धातु को एक तरह से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है बच्चों, और जो रिप्लेसमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से रिप्लेसमेंट होता है, वरना नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो अभिक्रियाशील ज़्यादा था उसने रिप्लेस कर दिया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सेम जो रिएक्शन है उसमें जो हमारा जिंक सल्फेट है उसके साथ Fe कर सकते हैं, तो Fe जो रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिंक सल्फेट को। ठीक है बच्चों, जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें बस आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट जो बन रहा है हमारा उसके साथ Fe का रिएक्शन कराना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लोहे की कील का एक सिरा नोकीला क्यों रखा जाता है? वाई द आयरन नेल इज केप्ट शार्प एट वन एंड। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा स्मॉलर एरिया की वजह से, ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग देख लेते हैं हम, पॉलिथीन की थैली का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए या इसे जैविक कचरे में डाल देना चाहिए? वाई शुड वी नॉट यूज पॉलिथीन बैग, शुड इट बी प्लेस इन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन। तो पॉलिथीन क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। क्या कैसे नुकसान पहुंचाती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, इस वजह से इसे हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, जैविक कचरे में डालना चाहिए कि नहीं, तो हमें यह पता है कि जो पॉलिथीन है वो कैसी है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल या अजैविक पदार्थ है, तो इसे बायोडिग्रेडेबल या जैविक कचरे में नहीं डालना चाहिए। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है आपका, क्या होगा यदि पौधे का कचरा एक गमले ए और पॉलिथीन थैले, कांच की बोतलें आदि किसी अन्य गमले बी में रखें और उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाए? What happens if we put plants waste in one pot A and polythene bag, gas bottles, etc. in another pot B and cover both the pots with soil? तो होगा क्या बच्चों, ए वाले में तो पौधा भी उग जाएगा और जो उसका कचरा है वो सारा का सारा उसे खाद के रूप में काम करेगा, यानी मैन्योर के रूप में काम भी करेगा। लेकिन बी वाले में कोई गतिविधि नहीं होगी, ना कोई पौधा उगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, थैली और जो कांच है आपका, पॉलिथीन बैग्स और ग्लास है, वो इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा और पौधा भी नहीं उग पाएगा अगर पौधा उगाना चाहेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बच्चा है, वो है आपका असंपर्क बल के कोई 3 उदाहरण दीजिए। राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसमें बच्चा आपका क्या करना था, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल देना था, मैग्नेटिक फोर्स या फिर चुंबकीय बल का उदाहरण देना था, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उदाहरण दे सकते थे। वैसे 2 उदाहरण आपको आसानी से दे सकते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का बच्चों। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स का उदाहरण क्या दे सकते थे कि हमारा किसी वस्तु का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। ठीक है, फिर लोहे का चुंबक की तरफ खींचना बच्चों। ठीक है, और एक क्या दे सकते थे, जब आप सिर के ऊपर स्केल को मलते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, और जब उससे आप पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं तो पेपर उड़ जाता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण आप लिख सकते थे बच्चों असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला भाग हो गया आपका कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।